नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन कुछ यादें। आज इस खुदनविश्त का 17वां बाब 17th चैप्टर उन्वान है फिल्म हिदायतकार की ही बफौती। छुट्टियों में हॉस्टल में पड़े रहने की इजाज़त नहीं थी। FTII में कोर्स पूरा होने के बाद भी तुलबा का जब तक चाहे हॉस्टल में डेरा डाले रहने का नवाबी रिवाज बाद में शुरू हुआ। जसपाल शाह ने दिल्ली का टिकट कटाया और घर जाने के बजाय चूंकि अपने NSD के साथियों से शेखी बघारना चाह रहे थे तो दिल्ली में ही रुक गए, ओमपुरी के मेहमान बनकर। ओम उन दिनों रेपट्री में था और एक नए पुरुष दोस्त के साथ रह रहा था। मेरे NSD के आखिरी साल में द लेसन की पुरस्कृत पेशकश की हिदायतकार भानु भारती ओम को लेकर हिंदी में हेमलेट करने वाला था। उसने जब मुझसे चचा का किरदार करने के लिए कहा, मेरा जी तो चाहा, पर एक और पुराने सहपाठी ने तिलचट्टा नामक नाटक पढ़ने को दिया। ये मरजीवा के मुसन्निफ की ही तसनीफ थी और उससे भी वाहियात। फिर भी मैं राज़ी हो गया। वजह, उसे रेपट्री कंपनी पेश कर रही थी और उसके 10 शो होने थे। बाहर से लिए गए अदाकारों को मेहनताना देना रेपट्री में आम बात थी। मैंने फी शो 100 रुपये मांगे और 50 रुपये पर मामला पड़ गया। अलकाजी ने बाद में मेरी मांग के बारे में सुना तो गरजने लगे, पर चिड़िया तो खेत चुग गई थी। तिलचट्टा में 10 दिन काम करने के एवज 500 क्या 5,000 रुपये भी मिलते तो कम थे। नाकारा तरीके से पेश किए गए उस नाटक को ज़हनी मुश्तजनी ही कहा जा सकता है। इंसानों को तिलचट्टों के समान ठहराकर बेढब ड्रामाई तरकीबों के ज़रिए एक बेमेल शादीशुदा जोड़े की तस्वीर खींचने की कोशिश की थी। थके हारे मुकालमे बोलते और ऐसा भौंडा किरदार करते वक्त कै आती थी मुझे। मेरे थिएटर के सफ़र में एक ही और मकाम ऐसा आया। कोई 20 साल बाद लंदन के नेशनल थिएटर में सिरानो की एक नहायत ही बुरी पेशकश में शो के वक्त थिएटर से भाग जाना चाहता था। शो चल रहा होता तो जी करता ज़मीन में धंस जाऊं और ख़त्म होते ही अपना गला काट लूं। बहरहाल तिलचिट्टे की कमाई के सहारे न सिर्फ अगला महीना पार हुआ बल्कि वापस जाने का किराया भी जुट गया। इंस्टीट्यूट में अदाकारी के दूसरे असातिज़ा वहीं के पुराने ग्रेजुएट तनेजा साहब की मेहरबानी के सबब तनख्वाहों की फहरिस्त में बने हुए थे। ये बेचारे एक्टिंग गुरु जंग खाए नमूने थे जो शायद ये भी नहीं समझ सके थे कि उनको पढ़ाया क्या गया था। ज्ञान बांटना तो दूर की बात।
तनेजा साहब की वज़नदार शख्सियत की नकल उतारने की नाकाम कोशिश करते हुए पढ़ाने के नाम पर वो उनके जुमलों को बस दोहराते थे। FTII में योगा सीखने की मेरी दूसरी कोशिश उतनी ही उबाऊ साबित हुई जितनी NSD में पहली, और कई साल मैं मानता रहा कि ये योग प्लेबैक जितना, और कई साल तक मैं मानता रहा कि ये योग प्लेबैक जितना ही बेकार है। FTII में पूरे 2 साल मैंने उन दोनों से बचे रहने की हिमाकत की। प्लेबैक का तो मैंने इम्तिहान भी नहीं दिया, क्योंकि जब तक हमारे जाने का वक्त नज़दीक आया, तनेजा साहब को इंस्टीट्यूट में और हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। जसपाल शाह दोनों दड़ियल, दोनों सदा गांजे में धुत, दोनों थिएटर वाले, दोनों हिंदी फिल्मों के लिए बिल्कुल नामुनासिब। लाजिम था कि FTII में भी दोनों को शुरू से एक जान माना गया, या कम से कम एक जैसा, और हुआ भी यही। हम दोनों के दिमाग पर इस बात का कुछ ना कुछ असर तो पड़ा, लेकिन हम एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ थे अगले 2 साल में सामने आया। दरअसल ये ख्याल सबसे पहले सूझा था NSD के हमारे बुजुर्ग राम गोपाल बजाज बज्जू भाई को, जिनसे हम दोनों की दोस्ती थी। उन्होंने ज़रूरत के वक्त अक्सर हमारी माली इमदाद की और मेरी बेहद हौसला अफजाई, तब भी जब मैं उसका अहल नहीं था। अगली छुट्टियों में हम दोनों चंडीगढ़ गए, जहाँ बज्जू भाई यूनिवर्सिटी के शोबे नाटक के डायरेक्टर थे। उस 1 महीने में हमने उनके साथ रामेश्वर प्रेम का 2 अंकी नाटक आज़ाद घर किया, जो कई गर्मा गर्म बहसों का बायस बना। पुराने ड्रामाई रिवाज के कट्टर मुरीद बज्जू भाई तरीक़े और वजाहत की अहमियत पर जोर देते, और हम तय कर चुके थे कि मेथड की अपनी उल्टी सीधी समझ के सहारे एक्टिंग करेंगे। ये नाटक पहले चंडीगढ़ और फिर दिल्ली में पेश हुआ और नाकाम नहीं रहा। बज्जू भाई ने आज़ाद घर की तैयारी के दौरान जसपाल के बारे में फ़िक्र ज़ाहिर की थी मुझसे। उन्होंने कहा था कि हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं, और जसपाल मुझे चाहता नहीं, मुझसे हसद करता है। उन्हें डर था कि ये दोस्ती मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। उनकी राय थी कि अपनी राह पकड़ूं और उसे उसकी राह जाने दूं। उस वक्त मुझे ये जसपाल के साथ नाइंसाफ़ी लगी, लेकिन अगले 3 साल जो कुछ घटा उसकी रोशनी में मानना पड़ा कि या तो बज्जू भाई इल्हामी थे, या लोगों को परखने की अनोखी समझ थी उनमें। FTII के दूसरे साल में जसपाल शाह की नसीहतें, माफ़ कीजिएगा, FTII के दूसरे साल में जसपाल शाह की शख्सियतें अलग होने लगी। पहले साल अव्वल आने की वजह से मुझे रहने के लिए अकेला कमरा मिला। साथ न रहने से दूरी बढ़ने लगी। हालांकि अब भी हम वक्त हमेशा साथ गुजारते। अक्सर खाने के बजाय डेक्सेड्रन की भारी खुराक लेकर रात भर जागते, और फिर सोने के लिए मैनरक्स ले लेकर अपनी सेहत और दिमागी तवाज़ुन को ख़तरे में डालते।
पहले साल का नतीजा देख जसपाल ने ज़रा सा मुंह बनाकर कहा, ठीक है यार, हम अव्वल आए, जिसे मैंने अटूट दोस्ती का दावा समझा। जो कुछ इंस्टीट्यूट में अब तक सीखा उससे मैं इतना लबालब था कि मैंने ओम पर दबाव डाला कि वो भी वहीं आ जाए। हर नए आने वाले को जो तौहीन झेलनी पड़ती है, उससे गुजरने के बाद ओम वहाँ ठहर तो गया पर खुश नहीं था। जिन बातों ने मेरा दिमाग रोशन कर दिया था वो उसे रूखी लगी। समझा भी जा सकता है, क्योंकि उस वक्त तक पढ़ाने का काम लगभग ठप ही पड़ गया था। इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर टी की मौजूदगी बहुत कम हो गई थी और हम सब असिस्टेंट टीचरों की दया पर थे। निर्देशन के तुलबा को पहले साल में कंटिन्यूटी सीखने के लिए 5 मिनट की एक खामोश फिल्म, फिर 10 मिनट की एक संवाद वाली फिल्म बनानी होती थी। दूसरे साल में मिस और सीन और एक इश्तिहार, और तीसरे साल में गीत, वृत्त चित्र और 40 मिनट की डिप्लोमा फिल्म। बम्बई में काम पाने के लिए शोरील के रूप में डिप्लोमा फिल्मों की सबसे ज़्यादा अहमियत थी, लेकिन उनमें अदाकारी के तुलबा को ही लेना लाजमी नहीं था। सारा वबाल यहाँ से शुरू हुआ। अफवाहें थीं कि एक्टिंग का कोर्स बंद होने वाला है और प्रोफेसर टी बम्बई में खुद का स्कूल खोलने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे आखिरी महीनों में वो कभी कभार ही दिखाई देते। जब हम अदाकारी के तुलबा ने मांग उठाई कि डिप्लोमा फिल्मों में एक्टिंग करने के हम ही हकदार हैं, तब भी उन्होंने चुप्पी साधी। इस वाक़ये से इंस्टीट्यूट पर कुछ दिनों तक फालिश गिरी और एक्टिंग कोर्स बंद किए जाने का फैसला पक्का हो गया। अब भी मेरा खून खौलता है उन वाक़यों को याद करके जिनका नतीजा दूसरी बातों के अलावा हमारी भूख हड़ताल थी, जिससे अदाकारों और दूसरे कोर्स के तुलबा के बीच की खाई और गहरी हो गई। दुश्मनियां पैदा हुई और दिल यूं जले कि आज तक घाव रिश्ते हैं। ईमानदारी और उसकी कमी के इल्ज़ामों की अदला बदली हुई और तमाम अदाकारों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। ऐसा ग्रुप जो किसी तरह ख़ास तो है पर इतना भी ख़ास नहीं कि तुलबा के हर काम में शामिल किया जाए। कोई कैमरामैन या एडिटर या रिकॉर्डिस्ट बाहर से नहीं लिया जा सकता था, लेकिन अदाकार के इंतखाब की खुली छूट थी। जिसे चाहे ले सकते थे, अदाकारी का तालिब इल्म हो या ना हो। इंस्टीट्यूट में अदाकारी के कुछ ऐसे तुलबा भी थे जो कैमरे के सामने आए बिना 2 साल गुजार गए। जब हमने इस पर एतराज़ किया तो हमें नज़रअंदाज किए जाने की वजह हमारी 18 और 25 के बीच की उम्र की हद बताई गई, जो कि आधा सच भी नहीं था। दरअसल हिदायतकारों का मानना था कि ये छिछोरे अदाकार हम माहिरीन के फ़लसफ़े क्या समझेंगे। बाद में भी ऐसे फिल्म हिदायतकारों के नकली गुरूर का मैंने कम सामना नहीं किया, जो मानते हैं कि अदाकार स्टार नहीं, फिल्म का लाजिम हिस्सा होने के बजाय महज दर्द सर हैं। उस साल की डिप्लोमा फिल्मों के लिए टीमें मुंतखब की जा रही थीं।
मेरे अलावा कुछ एक अदाकारों को एक से ज़्यादा फिल्में मिली, जबकि कुछ को एक भी नहीं। ये नाइंसाफ़ी बहुत आखिरी। सभी तो वो साल की ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे और सवाल जांची परखी अहलियत का नहीं था। सब एक समान अनपरखे थे। हिदायतकारी के तलबा का हमें नकारने का ये गुरूर, जबकि डिप्लोमा फिल्मों में शामिल किया जाना हमारा हक था, हमें बेहद नागवार गुजरा। उससे ज़्यादा चुभने वाली बात ये कि अक्सर बाहर के अदाकारों को लिया जाता था। महज मेरा नज़रिया या मुनासिब कास्टिंग जैसे लचर बहानों के बिना पर अपने आप को नया सीखतड़ मानने के बजाय हिदायतकारी के तलबा खुद को अभी से महान फिल्मसाज समझने लगे थे, जिन्हें किरदारों को अपनी मर्जी से चुनने की पूरी आज़ादी थी और जिन्हें निकम्मे एक्टरों की बात मानने से कतई इनकार था। बाद में असली फिल्मी दुनिया में आकर उन्हीं में से कई हजरात ने खुशी खुशी कास्टिंग के मामले में स्टार सिस्टम की जमकर खूंटा बरदारी की, पर वो दिगर बात है। इन तमाम बातों को दोहराते हुए जो गालियां मन में लावे की तरह फूटती हैं, उन्हें ज़बान पर ना लाकर, लेकिन अगर मगर किए बिना कहूँगा कि हम एक्टर बेजार थे उस सड़ान भरी हालत से कि हमारी तालीम का जो ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए उससे हमें महरूम रखा जा रहा था और किसी को ये नाइंसाफ़ी नहीं लगी। इसके अलावा दूसरे तलबा को ये हज़म ही नहीं हो रहा था कि हम अदाकार फिल्म टेक्नीशियनों के बराबर ओहदे की मांग कर रहे थे। ये तो सही था कि हम में से कोई भी बच्चे का किरदार नहीं कर सकता था और उम्र रसीदा शख्स का किरदार तो खैर अदाकारी की तारीख में कभी हुई ही नहीं। इन दो शर्तों के आगे झुकने के बाद भी हमारी मांगों को हिदायतकार के तसव्वुर पर लगाम कहा गया। कहना पड़ेगा लेकिन कि अदाकारी के तलबा का ये हशर उनकी खुद बोई हुई फसल का नतीजा था। फिल्मों के दूसरे कामों से कोई वास्ता न रखकर एडिटिंग रूम में या शोबे कैमरा में कभी ना जाकर, दूसरे कोर्स के लोगों के साथ ना घुल मिलकर उन्होंने खुद को ही अलग दर्जा दे रखा था। ऊपर से ये कि फिल्मी दुनिया में जाने का जब वक्त आता तो कई एक निकम्मे एक्टर पल भर के लिए सही सबके सर पर खड़े नजर आते। इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि दूसरे कोर्स वालों को तैश आता देखकर उनकी जी तोड़ मेहनत और काम की महारत के बावजूद उन्हें जो माली मुआवजा मिलता उसे 100 गुना ज़्यादा कोई नाकारा अदाकार पा लेता अगर उसकी किस्मत रौ में होती। नई नई दौलत और शोहरत की नुमाइश करना इंस्टीट्यूट की अदाकारी के पुराने तलबा का रिवाज बन गया था और नए वाले सब उस दिन के इंतज़ार में थे जब उनके लिए भी ढोल ताशे बजने लगेंगे। ये सब बिना किसी मशक्क़त के जाम शोहरत पीने के लिए लाइन में सबसे आगे पहुंचने की होड़ में थे। गोया उनकी ज़िंदगी का यही एक मकसद हो। और इंस्टीट्यूट में 2 साल के दौरान तमाम गलत बातें सीखते चले गए, कम से कम एक्टिंग के बारे में। आंदोलन के दौरान हमें किसी से हमदर्दी न मिल पाने की वजह थी अदाकार तलबा के बारे में ये मुश्तरक राय, जो काफ़ी हद तक सही भी थी। दूसरे कोर्स के कुछ लोग मन ही मन हमसे राज़ी थे, पर खुले हम
पर खुलेआम हामी नहीं भर सके। टकराव की नौबत जल्दी ही आई और हम अदाकार भूख हड़ताल पर गए ताकि हमारी शर्तें मानी जाएं, और फौरन पाले तय हो गए, अदाकार बनाम बाकी सब। हम रगेदे गए, पटक कर पछाड़े गए और ज़बा हुए। एक्टरों की तरफदारी किसी ने नहीं की, ना अदारा, ना स्टाफ, ना दूसरे तुलबा, ना ही प्रेस वाले, जो आज जितनी डाल टपकाते हुए ना होने पर भी खुशी खुशी मामले में कूद कर खबरें छापने लगे। जो आज जितनी डाल टपकाते हुए ना होने पर भी खुशी खुशी मामले में कूद कर खबरें छापने लगे कि हमने नाजायज़ मांगें उठाकर इदारे को यरगमाल बना रखा है। हमने एक ऊंचे सरकारी अफसर के साथ बदतमीज़ी की। ये थे जमाल किदवाई, वजारत इत्तलात और नशरियात में सेक्रेटरी, जिन्हें हमने जो अपना नज़रिया समझाने की कोशिश की तो उनके पाइप के धुएं के साथ दफ्तर से बाहर भेज दिए गए। घेराव करने पर भी वो हमारी बात सुनने को राज़ी न हुए। मुअज़्ज़ज़ फिल्म साजों के साथ अक्खड़ बर्ताव की भी खबर छपी। जब ऋषिकेश मुखर्जी साहब हमें बच्चों की तरह दो हरफी अल्फाज में समझा रहे थे, कि फिल्मों में हिदायतकार का अदाकार के बनिस्बत ज़्यादा किरदार होता है, मृणाल सेन ने हमारी बात समझने की कुछ कोशिश ज़रूर की, पर उनके अलावा किसी को हमारी दलीलें सही नहीं लगी। गिरीश कर्नाड, जो तब हिदायतकार थे, आज भी ये मानते हैं कि वो हड़ताल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। हमें पूरी तरह विलन बनाया गया, इंस्टीट्यूट से निकाल देने और गिरफ्तार करने की धमकियां तक दी गई। तीसरे दिन मामला हाथ से निकलता नजर आया। मारपीट की नौबत आ गई तो अमन बनाए रखने के लिए पुलिस को कैंपस में बुलाया गया। हैरान परेशान गिरीश हमारी मांगें मंजूर करने के लिए दस्तखत करने को राज़ी हो गए, जो किया नहीं उन्होंने, पर भरोसा दिलाया कि हमारे साथ इंसाफ ज़रूर होगा। हमें ज़रा शक नहीं गुजरा कि ये सब हमारा ध्यान भटकाकर पीछे के रास्ते से श्री सूचना प्रसारण को बाहर खिसकाने की तिकड़म थी। गिरीश ने हमसे वादा किया कि वो जिम्मेदारी लेंगे इस बात की कि अदाकारी का कोई भी तालिब इल्म डिप्लोमा फिल्मों से बाहर नहीं रखा जाएगा। आंदोलन खत्म हो गया, इंस्टीट्यूट बंदी का ऐलान हुआ और हम सबको फिलहाल घर जाने की हिदायत दी गई। इस पूरे मामले में जसपाल शाह ने एक समान किरदार अदा किया था। अदाकारों की नुमाइंदगी, बयान जारी करना, आंदोलन की अगुवाई, कार्रवाई के तरीके तय करना। जसपाल अब भी कहता रहा कि वो हमारे मकसद के लिए जान देने को तैयार है, लेकिन हारी हुई लड़ाई लड़ते रहने का मुझे कोई मतलब दिखाई नहीं दिया। तो ये था नसीर साहब की खुद नविश्त का 17वां बाब
कल फिर आऊँगा और आपको इस खुद नविश्त का 18वां बाब सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।